नाजरीन, कामयाबी की तस्वीर तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे क्या जद्दोजहद है, कौन से वो मुश्किल डिसीजंस हैं जो उस इंसान को लेने पड़े, कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिंदगी के, जिन टर्निंग पॉइंट्स के बाद वो इंसान इस कामयाबी के सफर पे कामजन हुआ, वो कोई नहीं जानता। अशफाक साहब कहा करते थे ना कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्त दें। जब हम किसी को देखते हैं, किसी भी कामयाब इंसान को, खा वो मर्द हो या औरत, तो हमें उसकी कामयाबी की एक तस्वीर ही नजर आती है और बैक एंड पे स्ट्रगल्स जो हैं वो ना किसी को पता होती हैं, ना ही कोई जानने में इंटरेस्टेड होता है। पेरेंट्स समझते हैं कि डिग्री ले लेना एनफ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ HEC के अंडर आती हैं कि पब्लिक सेक्टर में जब लोग आते हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हुन तो सरकारी नौकरी हो गई है, हुन सुकून है जिंदगी दा, नाउ वी डोंट हैव टू वर्क। ये माइंडसेट जब लोगों के अंदर सरकारी नौकरी को लेके है तो फिर बेहतरी आनी मुश्किल है। जो अपडेशन है, अपग्रेडेशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में होती हैं, वो पब्लिक सेक्टर में उतनी रैपिडली नहीं होती। पब्लिक सेक्टर में एक मीटिंग कमेंस करने के लिए आपको 10 दिन पहले लोगों को अल्टीमेटम देना पड़ेगा। डिग्री इज नॉट इनफ, स्किल्स चाहिए। स्किल्स के बगैर बच्चे नहीं एक्सेल कर सकते आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। एक किताब से एक टीचर पढ़ा रहा है और वही किताब सालों वो पढ़ाता जाएगा, इवन उसका एडिशन भी अपग्रेड नहीं करे। अच्छे मेंटोर्स मिल जाएं तो आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। किसी भी इलाके में यूनिवर्सिटी आने से बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। मैंने पिछले 4 साल में चकवाल के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखे हैं, बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। क्या एक खातून वाकई एम्पावर्ड हो सकती है? फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारा दीन हमें देता है, मैं उसको फॉलो करती हूँ जाती तौर पे। मर्द और औरत बराबर नहीं है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। जो भी कोई कीमती चीज है, रब ने उसको पर्दों में रखा है, उसके ऊपर एक लेयर है। आप फ्रूट्स को देखें, आप ड्राई फ्रूट्स को देखें, व्हाटएवर इज प्रेशियस इज प्रोटेक्टेड। हम बराबरी की बात करते हैं, रब अदल की बात करता है। तो इक्विटी इज बेटर देन द इक्वल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलमास बाबर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्यामे सहर। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान वो शख्सियत हैं जिनका तारुफ करवाने के लिए किसी एक ओहदे को बताना एनफ नहीं होगा। वो एक महक़्क़िक़ भी हैं, वो तदरीस से भी वाबस्ता हैं, लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, काउंसलिंग, इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सपीरियंस इनके प्रोफेशनल जर्नी की मिसाल हैं। लेकिन आज हम इनके CV पे लिखी हुई इनकी डिग्रीज की बात नहीं करेंगे, इनके टाइटल्स की बात नहीं करेंगे। हम इनकी उस शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे, उस सोच को जानने की कोशिश करेंगे और उस सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे जिसने इनको यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि कामयाबी की तस्वीर तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे क्या जद्दोजहद है, कौन से वो मुश्किल डिसीजंस हैं जो उस इंसान को लेने पड़े, कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स हैं ज़िंदगी के, जिन टर्निंग पॉइंट्स के बाद वो इंसान इस कामयाबी के सफ़र पे कामजन हुआ, वो कोई नहीं जानता। तो नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं डॉक्टर नूरुल ऐन। ये इस वक्त लेक्चरार हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में, और रिसेंटली इन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट किया है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर नूरुल ऐन को। डॉक्टर नूरुल ऐन, आपको दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। आपका यहाँ आना हमारे लिए ऑनर की बात है। सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कुछ देर के लिए नूरुल ऐन के साथ उनकी टाइटल्स, उनकी डिग्रियां हटा दी जाएं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? हु इज Nurul Ain? Nurul Ain is a people's person. Nurul Ain एजुकेशनिस्ट है, नूरुल ऐन लीडरशिप के बहुत सारे रोल्स अदा कर रही है, लेकिन उन सारों से हट के जो कोर है नूर का, वो लोग हैं। आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, आई लव बीइंग सराउंडेड बाय पीपल, आई लव टू हेल्प पीपल, आई लव टू लिसन देम। तो जहाँ पे भी पॉसिबल होता है, सो दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ पीपल्स पर्सन। तो लोग और ये सोशल नेटवर्क्स हैं
जो मुझे लगता है कि मुझे जिंदा रखते हैं और मुझे मोटिवेटेड रखते हैं चलने के लिए हर टाइम, अपनी जो होप है उसको लूज ना करने के लिए। तो बेसिकली आप एक ऐसी इंसान हैं जो लोगों में खुश रहती हैं, लोगों को सुनने में, लोगों की हेल्प करने में, लोगों की काउंसलिंग करने में, आसानी करने में। आसानी करने। अशफाक साहब कहा करते थे ना कि अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ दें। बेशक। तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने जाविया को पढ़ना शुरू किया, 1 2 3, एंड वो बचपन से एक दिल में और जहन में एक बात जो नक्श हो गई वो यही थी कि आसानी मांगनी है और आसानी करनी है। और मुझे लगता है कि सबसे ब्रीफ और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम जो हम चीज़ मांग सकते हैं और किसी के लिए कर सकते हैं वो आसानी ही है। तो दैट्स व्हाट आई डू। आपकी अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि बज़ाहिर आपका सफ़र बहुत स्मूथ रहा होगा, लेकिन ये वो पिक्चर होती है जो इंसान बज़ाहिर देखता है। इस सफ़र के पीछे ये जो हमें अभी एक अचीवमेंट की तस्वीर नज़र आ रही होती है, इसके पीछे एक लंबा सफ़र होता है, एक ऐसा सफ़र जो इंसान को बहुत दफ़ा गिराता है, तोड़ता है, मुश्किल फ़ैसले लेने पर मजबूर करता है। आपका सफ़र कैसा था? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी भी कामयाब इंसान को, खा वो मर्द हो या औरत, तो हमें उसकी कामयाबी की एक तस्वीर ही नज़र आती है और बैक एंड पे स्ट्रगल्स जो हैं वो ना किसी को पता होती हैं, ना ही कोई जानने में इंटरेस्टेड होता है। हम उसको बड़े जल्दी से टैग करने में कि इसको आसानी से शायद मिल गया सब कुछ या कामयाब हो गया ये। लेकिन हर इंसान की स्ट्रगल और वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स में आती है, लेकिन स्ट्रगल्स होती हैं। सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज, हम 5 बहन भाई हैं। मेरे दादा इमाम मस्जिद थे। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे फादर ने मेहनत की और उन्होंने एक ही ज़िंदगी में बात सोच के रखी कि मैंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाना है और उनको इस काबिल करना है कि वो सोसाइटी में यदुल ऊला हो, यदुल सुफला ना हो, देने वाले, कंट्रीब्यूशन करने वाले हों। और इसी थॉट के साथ हम 5 बहन भाइयों को उन्होंने हमारी तरबियत भी की अपने रिसोर्सेज में रहते हुए। आई स्टिल रिमेंबर कि हम बसेस में ट्रैवल करते थे, लेकिन हम हर गर्मियों में किसी हिल स्टेशन पे ज़रूर जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। तो उन सारी चीज़ों के साथ आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड और मैं अपने अब्बा की लेकिन बहुत लाडली थी। मेरे अब्बा ने हमारी जो तरबियत की उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और यादें हैं जिन्होंने शेप की मेरी पर्सनालिटी। और वो सेंसिटिविटी इस तरह से रही कि एट द एज ऑफ 18 आई गॉट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ थी और पता नहीं था कि क्या करना एट दिस यंग एज। और सबसे पहला सवाल आपको आता है कि वाई मी। मैं पढ़ रही थी, मैं 3rd सेमेस्टर में थी और उस सारे के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, उसके साथ होप लूज ना करना, अपने सोशल सेटअप के अंदर रहते हुए पढ़ाई कंप्लीट करना, अपना ऑनर्स कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स किया, बगैर गैप लिए पीएचडी स्टार्ट कर दी और 2016 से अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स। और मैंने पढ़ाना शुरू किया क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं एक ही शौक था कि टीचर बनना। हमारी एक हर एक की आइडियल्स होते हैं। स्कूल में एक टीचर थी और हम बचपन से मैं अपने घर वालों में हर एक को ये बताती थी कि मैंने मिस अजरा बनना है। शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, हमारे स्कूल में होती थी। और वो टीचर बनने का जो शौक था कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में आता गया। आई वाज द वन जो अपने दोस्तों को पढ़ाती थी। टीचिंग इज योर पैशन? या आई लव टीचिंग। तो इस प्रोफेशन में आ गए एंड देन जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो मुझे लगता है कि यू एक्सेल एट दैट। ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए मुझे लगता है कि कुछ प्रोफेशंस इस तरह के जो वाकई में चेंज मेकिंग कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन जिनका बाकी प्रोफेशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वन ऑफ देम इज टीचर। वो शेप करते हैं सोसाइटीज़ को। ये किताबी बातें नहीं हैं, ऐसे ही। ये वाकई ऐसी ही बात है। तो अर्ली एजुकेशन वाले जो टीचर्स हैं उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और फिर जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज ग्रुप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और क्रूशल होता है।
तो 2016 से प्रोफेशनल करियर का जब आगाज़ किया, टीचिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोर एरिया जो लगता था उसमें एक्सेल करना शुरू किया। एंड उसके बाद हियर आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल 8 साल बल्कि टीचिंग के बाद 2022 में व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में आने की। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, लाहौर से निकल के चकवाल के शहर आने का फ़ैसला पब्लिक सेक्टर में मूव करने के लिए, और उसके बाद से पता नहीं था कितना टाइम यहाँ पे रहना है, लेकिन इट्स बिन मोर देन 4 years नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मिशन पे हैं कि सर्व करना है नेशन को, इन बच्चों को जिस तरह से हम गाइड कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, इस एक कोर प्रिंसिपल के साथ आई थिंक सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके साथ बहुत अटैच हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारी यूथ टैलेंटेड है माशाल्लाह। एजुकेशन के हिसाब से भी उनके पास कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो वो कंफ्यूज्ड है। इसकी क्या रीज़न है? द एरा वी आर लिविंग इन ना, नॉलेज स्कार्स नहीं है, इंफॉर्मेशन स्कार्स नहीं है, बम्बार्डमेंट हो रही है इस जनरेशन के ऊपर। आप देखें कि पुराने वक्तों में गांव और देहात में खबर किस तरह फैलती थी, एक ने दूसरे को बताया। अब जब भी कुछ भी हो रहा है वो इंटरनेट पे जा रहा है एंड विद इन सेकेंड्स उसकी रीच इतनी ज्यादा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं तो डंप हो रही है। और उसका जो मेजर पार्ट है वो ये यूथ है, ये एज ग्रुप है जिसमें हमारे टीन से लेके 35-40 के लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोशल्स को यूज कर रहे हैं। अब जब इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट इतनी ज्यादा है इनके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं है, पर डायरेक्शन लेस है। और डायरेक्शन लेस होने की बहुत जो वजह है, उसके अंदर जो बच्चों का कोर है वो पहले भी होता था इस एज ग्रुप के अंदर, रिबेलियसनेस का बिहेवियर होना इज वेरी नेचुरल। लेकिन अब जो बच्चों के अंदर रिबेलियसनेस है वो लॉजिक मांगते हैं, वो आपसे, आप उनको कुछ भी इम्पोज उनके ऊपर नहीं कर सकते। हम जो जनरेशन वाई वाले लोग हैं या हमसे ऊपर वाले लोग हैं, हमसे जब हमें कोई चीज कही जाती थी तो हंस के या रो के हम मान लेते थे। इस जनरेशन के ऊपर आप कुछ इम्पोज नहीं कर सकते। इवन जो टॉडलर्स हैं, इवन जो आपके 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको भी आपने कुछ कहना है तो दिल आस्क यू कि क्यों मामा या क्यों पापा, यू हैव टू गिव अ लॉजिक। एंड व्हेन यू गिव अ लॉजिक वो मान जाते हैं, सेंसिबल बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि इतनी तरफ से उनके ऊपर डायरेक्शंस, इतने सारे ऑप्शंस उनके आ गए हैं, तो दे आर कंफ्यूज्ड। अब डायरेक्शन देने के लिए आपको लॉजिक देनी पड़ेगी। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता यहाँ चले जाओ, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, परसुएड करना पड़ेगा कि ये रास्ता ऐसे क्यों है, यहाँ पे क्यों जाना फायदेमंद है और वहां पे क्यों जाना ठीक नहीं है। हमारे जो बड़े हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, उनका मसला ये है कि नॉलेज कम है, नॉलेज बेस कम है। उनको ये तो पता है कि ये करना है, लेकिन ये क्यों करना है इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए खुद बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना, खुद रैशनल होना, खुद लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उनको गाइड नहीं कर सकते। इसी के साथ हम ये भी कनेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स समझते हैं कि डिग्री ले लेना एनफ है, एक बच्चा डिग्री होल्डर हो गया है तो उसके फ्यूचर के लिए एनफ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक डिग्री लेना एनफ नहीं है आज की यूथ के लिए, जब तक उनको कोई स्किल्स नहीं आती। तो ये जो डिफरेंस है आजकल के तालीमी निज़ाम में, ये जो स्किल्स हैं इनको भी इंक्लूड होना उतना ही ज़रूरी नहीं है, ताकि बच्चा जब एक डिग्री पास करता है, डिग्री ले लेता है, तो वो इतना स्किल्ड हो कि जैसे ही वो अपना एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करता है उसको कोई हर्डल्स ना आए। वी हैव टू, इस पॉइंट के ऊपर वी हैव टू कंपेयर हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज
HEC के अंडर आती हैं और हम उनकी जो गाइडलाइंस हैं पब्लिक सेक्टर में बैठ के वो फॉलो करते हैं। अब जब भी कहीं गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो बेयर मिनिमम पे बनाई जाती हैं, आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, आप उससे कम नहीं कर सकते। तो हम जनरली पब्लिक सेक्टर में जब बैठे होते हैं तो हम वो जो बेयर मिनिमम है उस पर रहना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जब लोग आते हैं प्राइवेट सेक्टर से वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हुन तो सरकारी नौकरी हो गई है, हुन सुकून है जिंदगी दा, नाउ वी डोंट हैव टू वर्क। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये माइंडसेट जब लोगों के अंदर सरकारी नौकरी को लेके है तो फिर बेहतरी आनी मुश्किल है। करिकुलम्स की रिवीजन, मैंने 8 साल प्राइवेट सेक्टर में सर्व किया है, करिकुलम्स को लेकर जो रिविजन्स हैं, जो अपडेशन है, अपग्रेडेशंस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में होती हैं वो पब्लिक सेक्टर में उतनी रैपिडली नहीं होती। वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब हम कहते हैं कि लाम्स जा रहा है बच्चा आपका, चले लाम्स से ना करें, IBA कराची से ना करें, आप नॉर्मल सुपीरियर से कर लें, आप UCP से कर लें, प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े नाम हैं ये सारे। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी काम हो रहा है। पब्लिक सेक्टर में एक मीटिंग कमेंस करने के लिए आपको 10 दिन पहले लोगों को अल्टीमेटम देना पड़ेगा और उसके बाद भी हो सकता है कि कोई आपको कहे कि मैं मसरूफ था तो मैं आ नहीं सका, या उसके लिए वो एजेंडा इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं था जिसके लिए वो पहुंचे। तो स्किल सेट का होना, एजुकेशन के साथ उसको ब्लेंड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्रूशल है। अब उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। डिग्री इज नॉट इनफ, यू आर ऑन पॉइंट, स्किल्स चाहिए, स्किल्स के बगैर बच्चे नहीं एक्सेल कर सकते आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो गैप है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं जहाँ पे 3M और 1U, वो कहते हैं कि आप 3 साल यूनिवर्सिटी में गुजारें, 1 साल आप इंडस्ट्री के अंदर आके गुजारें। बहुत सारी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आखिरी एक सेमेस्टर इंटर्नशिप का है, आप इंडस्ट्री में जाके एक सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं वो जो 6 महीने में सीख लेते हैं, वहीं पे ही वो अपनी डिग्री के फौरन बाद ऑन जॉब भी हो जाता है। अब अगर हम इस तरह की चीजों को स्ट्रेटेजिक लेवल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, HEC के लेवल के ऊपर करेंगे और यूनिवर्सिटी को बाइंड करेंगे। पब्लिक सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, जिसमें मैं अलुमनाई हूँ हिली कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन अगर HEC बाइंड करेगी तो फिर सब जगहों पे होगा, सब जगहों पे अभी नहीं हो रहा। सब जगहों के ऊपर अभी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसी को फॉलो किया जाता है। एक किताब से एक टीचर पढ़ा रहा है और वही किताब सालों वो पढ़ाता जाएगा, इवन उसका एडिशन भी अपग्रेड नहीं करेगा। अगर एक ऑथर है यूनिवर्सिटी के अंदर, वी हैव टू मेक करिकुलम की आउटलाइन बनानी है और बच्चों को आपने रिसोर्स मटेरियल सजेस्ट करना है कि इन किताबों को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप एक ही किताब के ऊपर वो कर देंगे पूरा सेमेस्टर तो उसको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर में थे हम चीज़ों को बहुत डिफरेंटली करते थे क्योंकि स्ट्रेटेजिक लेवल से हम बाइंड थे। हम अपने पेपर बनाने के अंदर हमें पता था कि हम ये टर्म्स व्हाट हाउ यूज ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आके जब ऐसे नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये गिला सब करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फलाना बंदा काम करता था, इधर आके वो स्लगिश हो गया। क्योंकि इंसान है और इंसान का मैकेनिज्म इस तरह का है कि यहाँ पे जो बंदा कभी सिग्नल पे नहीं रुका या बेल्ट नहीं लगाई, वो बाहर के मुल्क जाके लेन का भी ख्याल करेगा, लाइन का भी करेगा, बेल्ट का भी ख्याल करेगा, सिग्नल का भी ख्याल। उसे पता है कि पेनल्टी बहुत हाई है। अब अगर आप इसी तरह से रिवर्स करें इसको, तो जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसके अंदर कैपेबिलिटी तो है। अब अगर वो पब्लिक सेक्टर में आके स्लगिश हो गया, इसका मतलब है हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उससे काम ले सकें। ऐसा ही है। तो हमें स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर चीजों को चेंज करना पड़ेगा, इस पे काम करने जिससे पॉलिसी के अंदर चेंज लाने से लोगों को पता होगा कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो चीजें हमें उस तरह से नहीं मिलेंगी। वो पर्क्स और बेनिफिट सिर्फ ऑन सर्विस आने से हमारे लिए बहुत काफी नहीं हो जाएगा। ये माइंडसेट के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। यस, आप PhD हैं, यस, लेकिन अभी भी आप यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर सर्व कर रही हैं, इसकी क्या रीजन है? आई जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल इन 2022 जून, और उस टाइम पे मेरी PhD कंप्लीट नहीं थी। आई जॉइंड एज ए लेक्चरर, लेकिन 2023 में 1 साल के बाद मेरी PhD कंप्लीट हो गई थी।
अब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पुराने सेटअप्स हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर इस तरह से होता है कि जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एड हॉक के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर फौरन से प्रमोट हो जाते हैं। आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स एपीज वाले होते हैं, लेकिन आप ऑफिशियली आप उस ग्रेड पे नहीं होते। यहाँ पे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ की तसल्ली दिलाई कि अब एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आप अप्लाई करें थ्रू प्रॉपर चैनल, हम इसको कहते हैं कि आप अप्लाई करेंगे और हम सिलेक्शन बोर्ड करेंगे और आपकी प्रमोशन जो है वो हो जाएगी। बट सिंस 2023, आज 2026 बैठे हैं, मेरी पीएचडी को 3 साल कंप्लीट हो गए। एक दफ़ा ऐड आया भी, हमने अप्लाई भी किया, लेकिन सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी प्रोसीजरल जो डिलेज थे वो रहे और वो हो ना सका। तो दैट्स द रीजन आई एम स्टिल अ लेक्चरर। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी 2023 में हुई और अभी रिसेंटली मैंने मेडगर ज़ेवर कॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से अपना पोस्ट डॉक्टरेट भी कंप्लीट किया। इन दिस एज आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेंटोर्स हैं उनका बड़ा रोल रहा मुझे गाइड करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड मेंटोर्स, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इन बच्चों को भी मेंटोरशिप की ज़रूरत है। अच्छे मेंटोर्स मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। इसमें कोई शक नहीं है। यस, लेकिन जो इंसान जो चीज़ डिजर्व कर रहा हो वो भी अच्छे टाइम पे मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। yeah that's true, that's such a motivation then, क्योंकि हम सिटीजनशिप बिहेवियर की बात करते हैं, हम ओनरशिप की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ के अंदर वो ओनरशिप और सिटीजनशिप बिहेवियर नहीं है, बट एम्प्लॉयर के एंड पे, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे हमें ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं या हम क्या गुड जो है वो दे रहे हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दिस सिटी, किसी भी इलाके में यूनिवर्सिटी आने से बहुत पॉजिटिव चेंज ऐसा ही है। और यूनिवर्सिटी जो है पूरे एक शहर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और सिटी विद इन सिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता ही है। है। मैंने पिछले 4 साल में चकवाल के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखे हैं, बड़े पॉजिटिव चेंजेस ऐसा देखे ही हैं। है। बच्चियों को अकेले ग्रुप्स में खाना खाने जाते हुए देखा है, जो कि पहले नहीं होता था। बच्चियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ग्रो होते हुए ऐसा देखा ही है। हमारे पास यूनिवर्सिटी में 75% बच्चियां, 25% बॉयज हैं, क्योंकि चकवाल में फाइनेंशियली पीपल आर फाइन, तो ज्यादातर जो बॉयज हैं वो इस्लामाबाद, पिंडी यूनिवर्सिटीज में निकल जाते हैं और बच्चियां नहीं भेजते लोग, ड्यू टू सो मेनी रीजन, एंड दे आर फाइन, जिसकी वजह से हमारे पास 75% बच्चियां, और ये वो बच्चियां जिनको शायद पेरेंट्स दूसरे शहर में ना भेजते, लेकिन उन्होंने चकवाल में यूनिवर्सिटी होने की वजह से भेज दिया। और हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि वन और दी अदर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती हैं और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं। तो अगर ये सारा कुछ हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी 2 लोगों से होती है, एक स्टूडेंट्स, दूसरे टीचर। ऐसा ही है। अगर किसी को ये लगता है किसी भी थर्ड पार्टी को कि उसकी वजह से यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप बच्चों की बेहतरी करना चाहते हैं तो आपको अच्छी फैकल्टी लेके आना, रिक्रूट करना और उसके बाद उसको सस्टेन और रिटेन करना, ये बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। हमारी 2022 में एक ही रिक्रूटमेंट हुई और उसके बाद उनमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग को 40 से 50% लोग जा चुके हैं। 40% तो चले ही गए फॉर श्योर। और उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमने उनको रिटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो 19वें ग्रेड से 18वें में डिमोट होके गए हैं, जहां से वो आए थे वापस उन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अगर हम अपने लोगों को एक दफा, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत लेंथी और हेक्टिक होता है, अगर हम लोगों को लेकर आ जाते हैं और उसके बाद रिटेन नहीं कर पाते तो इट्स अ बिग लॉस ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर और एन इंस्टीट्यूशन। और इतने अच्छे लोगों का लॉस तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि चकवाल के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही कि मिनिस्टर एजुकेशन के जो थे वो चकवाल से थे, उनको बड़ी मोहब्बत थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने में उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, वाइटल रोल प्ले किया उन्होंने। उसके बाद अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं शायद उनका इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, लेकिन चीज़ों को एक्सपेडाइट करने में गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें उस तरह से तेज़ नहीं हो सकती जैसे प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कंसिडर करें, जिस तरह से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि चकवाल जैसे सिटी के अंदर, छोटा सिटी है लेकिन ग्रीन बस चल गई ना, जो कि बहुत ही कारपेटेड रोड्स के लिए थी,
तो हमने रोड्स भी ठीक की और फिर ग्रीन बस भी चला दी। तो एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। ऐसा ही है। तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होगी तो हम उन लोगों को जो बिलीव यू मी कि लाहौर क्या, इस्लामाबाद पिंडी क्या, सरगोदा क्या, गुजरांवाला क्या, हमारे पास बड़े सिटीज के और बाहर के पीएचडीज इतने सारे आए थे जो शायद यहाँ से अगर वो सेटिस्फाइड होते और उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल तो रही यहाँ होती stay करते। तो वो ना जाते। आई पर्सनली नो, हमारे कलीग्स थे सारे, लेकिन फैसिलिटीज और बेहतर अकोमोडेशन एंड अदर पर्क्स ना होने की वजह से दे हैड टू लीव। तो ये जरूरी है, ये अगर नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी के लिए 4 यूनिवर्सिटी 2020 में इकट्ठी बनी थी, जिनमें गुरु नानक भी थी, कोसार यूनिवर्सिटी मरी भी थी, मियां वाली भी थी। अब उनमें से चकवाल वाज द मोस्ट ग्रोइंग वन। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, 5000 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर है, हमारे पास प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हैं। कोसार यूनिवर्सिटी मरी में है तो वो साल में बहुत सारे महीने वैसे सर्दी की वजह से बंद रहती है। तो हम बहुत सारी वजहों से वी वर एक्सेलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी, और बहुत सारे हमारे पास जो स्टाफ आया सारा बहुत अच्छा था। लेकिन अगर हम उन चीज़ों के ऊपर कॉन्टिन्यूस एफर्ट नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का हाल और बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की तरह हो जाएगा, जो शुरू होती हैं लेकिन वो पे सस्टेन नहीं कर पाते और फिर उनको मर्ज कर दिया जाता है किसी और इदारे या सेटअप के साथ। ऐसा ही है। नूरुलैन, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम करती हैं, मेंटोरिंग भी करती हैं। आपके नज़दीक क्या एक खातून वाकई एम्पावर्ड हो सकती है, और उसकी एम्पावरमेंट का ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल एम्पावर्ड होने से है, या वो डिसीजन मेकिंग में भी अगर उसको एक ऑनरशिप मिल जाए तब वो एम्पावर्ड होती है? See, empowerment is a very comprehensive concept. Empowerment is not financial empowerment or stability. Empowerment लीडरशिप के अंदर भी है, एम्पावरमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी है, एम्पावरमेंट उस इंटरसेक्शनैलिटी के बहुत सारे इश्यूज के अंदर भी है जो ख़वातीन को वो इक्वली नहीं मिल पाते। जो फेमिनिज्म की एक मुहिम जनरली हम देखते हैं, माजरत के साथ मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारा दीन हमें देता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। साथी तौर पे मर्द और औरत बराबर नहीं है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है, जिसने हमें बनाया है हमारे मैनुअल के हिसाब से हम उसके बराबर नहीं है। ऐसा ही है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम उस रब ने जो राइट्स औरत को दिए हैं वो इस वजह से दिए हैं ताकि उसको प्रोटेक्टेड रखा जा सके। उस्ताजा कहा करती थी जब हमने ये सारा कुछ सीखा, समझ इस चीज की आई, तो वो कहती थी कि जो भी कोई कीमती चीज है रब ने उसको पर्दों में रखा है, उसके ऊपर एक लेयर है। आप फ्रूट्स को देखें, आप ड्राई फ्रूट्स को देखें, व्हाटएवर इज प्रेशियस इज प्रोटेक्टेड, वो एक लेयर के अंदर होगी। तो जब हम औरत की पर्दे की या औरत को किसी प्रोटेक्शन में रखने की बात करते हैं, वो उसका एक मिशन या पर्पस है कि उसको प्रोटेक्टेड रखा जाए, क्योंकि वो नाजुक तो है, बहरहाल शी नीड्स प्रोटेक्शन। ऐसा ही है। ठीक है। अब उसके साथ साथ रब ने ही, उसी रब ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो कारोबार करने की। ऐसा ही है। हजरत खदीजा कारोबार करती थी, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। इसी तरह से 1400 साल विरासत पहले ही में राइट्स दिए गए थे। विरासत में कहा जिंदगी का सबसे पहला राइट तो जिंदगी का है। हमारे यहाँ पे किसी खातून की अगर पहला या दूसरा तीसरा बच्चा हो और वो पूछ ले बिफोर द बर्थ के बेटी है या बेटा और बेटी हो, तो डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट, वो नहीं बताते। बेटा हो तो वो बता देते हैं, क्योंकि ये खौफ बहरहाल अभी तक है कि बेटी अगर पता लग गई तो शायद कि वो उसको आने ही ना, क्योंकि माइंडसेट लोगों का अभी तक It's डिस्क्लोज still ही there. नहीं होता। It's still there. तो दीन ने जो राइट्स हमें दिए हैं ना, वो हमें बहुत ऊपर ले आते हैं। वो समटाइम्स कुछ जगहों पे हमें आदमी से भी ऊपर कर देते हैं। ऐसे ही है। वो क्योंकि हमें बड़ा पैम्पर करके रखने की हुक्म है, हमें पैम्पर करके रखने का कहा गया है। अब जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम बराबरी करेंगे तो हमारा नुकसान है। कुछ रोल्स हमें दिए हैं, कुछ रोल्स मर्द को दिए हैं। ऐसा ही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उम्मे सलमा आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन और उन्होंने कहा कि
यार सुना, मैं वो खालों को उस टाइम पे, चमड़े को ना वो रंगती थी, पेंट करती थी, और उन्होंने आके कहा कि मैं अगर कुछ कमाती हूँ और मैं अपने घर पे लगाती हूँ तो आप सुना, वो तुम्हारी तरफ से सदका है। औरत पे पाबंदी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ऐसा ही है। तो औरत कुछ कमा के अगर कहीं पे भी लगा रही है घर के अंदर, इफ शी इज द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, या वो किसी भी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो औरत की तरफ से वो सदका गिना जाएगा मेरे रब की नजर में। औरत पे कोई औरत रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमने कहा जी औरत का रोल है बच्चे पैदा करना, उनको पालना। अगर वो कुछ और करना चाहती है, वो कारोबार करना चाहती है, वो जॉब करना चाहती है, तो वो उसका एड ऑन है। नौकरी करनी है, अपने वास्ते करनी है, घर ते सामना ही है ना, ये माइंडसेट है। तो औरत गेट्स सो एग्जॉस्टेड कि वो बाहर का भी कर रही है फिर, और वो घर का भी कर रही है। हम उसको रिलीफ नहीं प्रोवाइड करे, कहीं पे भी रिलीफ नहीं प्रोवाइड करे। तो दीन तो आसानियां करता है, दीन ने हमें पाबंद नहीं किया लेकिन रोका भी नहीं है। तो हम अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल होने में और इक्विटी होने में फर्क है। इक्वलेंस और इक्विटी में बिल्कुल ऐसे। दीन इक्विटी देता है। दीन आपको देता है व्हाट यू डिजर्व, व्हाट्स योर राइट, राइटफुली जो आपका है। हम बराबरी की बात करते हैं, रब अदल की बात करता है। तो इक्विटी इज बेटर देन द इक्वलेंस। ऐसे ही है। और अगर ये चीज़ हमारी सोसाइटी समझ ले तो हमारा मुआशरा तो जन्नत का गहवारा बन जाए। आपने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ली। इस डिग्री के बाद आपने यहाँ पे अपनी टीचिंग मेथड में क्या कोई चेंजिंग्स लाई आप, या आपने कोई डिफरेंस फील किया? फॉर 9 months हम अपने सुपरवाइजर के साथ कनेक्टेड रहे, जिनके साथ मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, डॉक्टर बायरन प्राइस। उनके साथ हमारी वीकली मीटिंग्स होती थी, जिसमें हमने एक कोर्स डेवलप किया, साथ हमने एक रिसर्च पेपर पे काम किया, फिर उसको प्रेजेंट किया। थ्रू आउट सीखने को तो आपको बहुत कुछ मिलता है, ही वॉज वेरी काइंड। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि वो ओपन माइंडेड है, वो ओपन है, हर चीज़ के लिए ओपन है, वो हर तरह की सोच के लिए ओपन है, वो हर तरह के आर्ग्यूमेंट के लिए ओपन है। माय वे इज़ द राइट वे, ये उनकी मेंटालिटी नहीं है, जो बहुत बड़ा लैकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आती है या मुझे फील होती है। मुझे बचपन में याद है, आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यही थी कि हमारी जो टीचर थी, अगर सवाल मैंने उनके तरीके से नहीं किया तो वो काट देती थी, भले से जवाब ठीक हो। तो हम एक इस माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं कि अगर आपने मेरे तरीके से कुछ नहीं किया तो वो गलत है, व्हाटएवर इट इज़। अगर वो मेरा तरीका नहीं, हमारे कुछ बच्चे बड़ा प्राउडली कहते हैं माय वे और हाईवे, कि अगर मेरे तरीके से नहीं, दैट्स नॉट द राइट वन। ये यहाँ पे अभी भी बहुत से बच्चों को फेस करना पड़ता है। यस, और जब ये माइंडसेट हमारा चेंज होगा ना, तो इससे मैंने अपने सुपरवाइजर से ये सीखा है, जिसके बाद मैं अपने अंदर, मुझे लगता है कि एज अ पर्सन मैं वैसे भी लोगों को मार्जिन देती थी। मैं कहती होती हूँ कि गिव समवन मार्जिन ऑफ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि एरर्स इंसानों से होते हैं। ऐसा ही है। तो उनसे ये मैंने बहुत सीखा कि हम, जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है ठीक हो, और ये भी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है तो आप गलत हैं। हो सकता है हम दोनों ठीक हों, ऐसे भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक ने गलत और एक ने ठीक होना है। समटाइम्स दोनों ठीक भी हो सकते हैं, समटाइम्स दोनों गलत भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। हमें ओपन रहना है, हमें और respect सुनने के करनी लिए। है। यस, अदर Exactly. पीपल्स ओपिनियंस, उनको अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो हम अपनी ओपिनियन के रिस्पेक्ट भी खो देंगे। ऐसा ही है। तो दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं मेरे साथ अटैच्ड होते हैं। मैं बड़ा फील करती हूँ इस बात को कि यहाँ पे टीचर्स के ऑफिस में बच्चों का रश नहीं होता। मैं वेयर आई कम फ्रॉम, मेरे जो सुपरवाइजर थे, मेरे जो हमारे दफ्तर में हर टाइम रौनक होती थी। जब मैं वहाँ पे लाहौर में रही तो मेरे ऑफिस में बच्चियों का रश होता था। अब मैं यहाँ चकवाल में आई हूँ तो पहले 1-1.5 साल को छोड़ के अब आप कभी भी मेरे ऑफिस आएंगे तो मेरे पास बच्चे होंगे, और एवरीवन इज कम, इवन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स बच्चे आते हैं, मैडम आपके साथ ये बात करनी है। उनको लगता है कि शायद दिस इज़ द सेफ स्पेस, वो आके बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं होगा तो शायद वो बात करेंगे। आई लिसन टू देम, और वो
मैं कहा करती हूँ कि आपका दिमाग जो है इट्स जस्ट लाइक अ कबर्ड, अलमारी है और उसमें कपड़े पड़े हैं गुंजल, और आपने सारा कुछ बाहर निकाला है और आपने तय लगा के वापस रख दिया खुद ही, किसी की हेल्प नहीं मिली उसमें। लेकिन जब आप दिमाग से थॉट्स किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो निकालना जो है इट्स लाइक कि आपने अलमारी से कपड़े बाहर निकाल दिए एंड नाउ यू आर सॉर्टिंग देम बाय योरसेल्फ। अगले बंदे की इनपुट को बहुत ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ सुन रहा है आपको, लेकिन वो सारा कुछ अब तरतीब से रखा जाएगा अलमारी में, यहाँ की अलमारी में। तो ये ज़रूरी है कि हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, हम एक ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, हम रिजिडिटी अपने अंदर से ख़त्म करें, एंड स्पेशली बीइंग टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से ये बच्चे भागते हैं। ऐसे ही है। ये बच्चे फिर आप इनको ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते ना अपने पास। ये एज ग्रुप वैसे भी ऐसे ही था, लेकिन ये जो जेन जी है, दीज आर वेरी डिफरेंट। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी है, इंसानों के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी है, क्योंकि आप इनसे ज़बरदस्ती किसी मामले में नहीं कर सकते। आप पेरेंट्स हैं, आप टीचर हैं, अगर आप रिजिड हैं तो आप इनको अपने साथ बाउंड नहीं कर सकते। ये आपके साथ शौक से होंगे तो होंगे, अगर आपके साथ एक सेकंड में इनको किसी तरह का लगेगा ना कि यहाँ नहीं बात बन रही, दे लीव द रूम। ऐसे दे आर कंफर्टेबल सेइंग नो। हम लोगों को ये नहीं, हमें तो सिखाया जाता था कि बर्दाश्त करें, नो कहना सिखाया ही नहीं गया। दे आर कंफर्टेबल सेइंग नो। वो आपको बड़े आराम से कहेंगे कि मेरी आपकी नहीं बनती, चलो बस करते हैं, उठते हैं, खत्म करते हैं बात को। दे आर कंफर्टेबल विद दैट ना। तो हमें रिजिडिटी खत्म करनी पड़ेगी अपने अंदर से, इनको ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। शायद फिर ये आपको बताएं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी इनको यही लगता है कि उनकी बात आपको समझ नहीं आएगी, तो सो दे डोंट टेल यू। एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये है कि वो जिसकी वजह से हम देखते हैं सुसाइड्स होती हैं, क्योंकि उस बच्चे को यही लगता है कि उसकी बात किसी को समझ नहीं आएगी, उससे कोई सुन नहीं रहा, उसको कुछ सुन नहीं रहा है, उसको सेफ स्पेस लगती ही नहीं है। तो इन जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनके मसले डिफरेंट हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इनको स्पेस देनी पड़ेगी टू बी देमसेल्व्स। उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में व्हाटएवर इट इज़ अपनी एनर्जी निकालने के मौके देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे, क्योंकि इस एज ग्रुप में एनर्जी तो बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है, एनर्जेटिक है हमारी। अब अगर ये एनर्जी आप पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो डिफरेंटली हो सकता है। वो डिबेटिंग क्लब्स हो सकते हैं, वो आपके लिटरेरी सोसाइटीज़ हो सकती हैं, वो ड्रामेटिक्स हो सकते हैं, वो म्यूज़िक हो सकते हैं, वो यू नेम इट, रोवर्स हो सकता है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले हो सकते हैं, दैट नेम एनीथिंग। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म दें एनर्जी निकालने का, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने का पॉजिटिवली। अगर आप पॉजिटिवली नहीं देंगे तो इन पास्ट हम देखते रहे हैं, लाहौर से मैं अगर आती हूँ तो बड़े इदारों के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट यूनियंस हमें नज़र आती हैं जिनमें बहुत ख़राबियाँ थी, क्योंकि वो एनर्जी अगर पॉजिटिव जगह पे नहीं निकलेगी तो वो लड़ाइयों में निकलेगी, वो एनर्जी नेगेटिविटी में निकलेगी, वो एनर्जी आपके डिफरेंट वो सुबाइयत के और डिफरेंट तरह के तासुबात के अंदर निकलेगी। तो हमें इनको एक जगह पे किसी फोरम पे लाने के लिए इनको फोरम देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो ये एनर्जी किसी ऐसी जगह पे कोई और इस्तेमाल कर लेगा, बाहर का बंदा आके, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। और ये बहुत ज़रूरी है। यस। नूरुल ऐन, अगर आपसे पूछा जाए कि आइंदा आने वाले 10 सालों में आपकी डिग्री से हट के, आपकी क्वालिफ़िकेशन से हट के आपको आपके किसी काम की वजह से याद रखा जाए, तो आपको किस काम से याद रखा जाए? मुझे लगता है कि दिस इज़ माई पैशन, व्हाट आई एम डूइंग। मैं 2 काम करती हूँ। आई कॉल माई सेल्फ टीचर कम ट्रैवलर। मैं या दरसो तदरीस से वाबस्ता होती हूँ, पढ़ा रही होती हूँ, ट्रेनिंग्स करा रही होती हूँ, या मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मैंने जब चकवाल का ऐड देखा था बैक इन 2022, जब मैंने अप्लाई करना था चकवाल यूनिवर्सिटी में, तो उस इमेज में ना, जो यूनिवर्सिटी का इमेज था, उसके पीछे दूर पहाड़ नज़र आ रहे थे। हमारे ये पोटोहार के जो पहाड़ हैं पीछे से नज़र आते हैं चकवाल में, अगर आप थोड़ा हाइट पे हो। अब वो जब मैंने माउंटेन्स देखा, मैं माउंटेन्स पर्सन, तो मैंने कहा ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ। चकवाल का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैंने चकवाल में अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद व्हेन आई केम हियर फॉर माय इंटरव्यू, जनवरी 2022 की बात है, तो पैनल बैठा हुआ था, 10-12 लोगों का पैनल होता है जो इंटरव्यू लेते हैं, और मैं मेरिट में नंबर 1 पे थी अपने डिपार्टमेंट में, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत
तो उस सारे पैनल का एक ही कंसर्न था कि ये एलोरों आके ना कुड़ी नहीं ज्वाइन करेगी ते साड़ी सीट जेड़ी है ना वो ज़ाया हो जाएगी. And I was persistent. Say you gave me an opportunity. If I am on merit, I will join. I will serve. I don't know for how long. मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर होगी, लेकिन मैं ज्वाइन करूंगी और जब तक मैं होंगी I will make difference. मुझे लगता है कि जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि मोमिन का आज मोमिन के गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, होता है. खड़े हुए पानी में से हम कहते हैं कि स्मेल आ जाती है, तो दैट मीन्स कि चेंज ज़रूरी है, अडेप्टेबिलिटी क्रूशल है. तो अगर मैं अपने आप को देखूँ तो आई एम ऑलवेज इवॉल्विंग. मैं आज से जो 10 साल पहले थी मैं वो अब नहीं हूँ, और आने वाले 10 सालों में भी मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जो बेसिक कोर रहेगा वो टीचर का भी रहेगा और वो ट्रैवलर का भी रहेगा. ये दो चीज़ें जो मेरे अंदर से नहीं जा सकती, या शायद इन दो चीज़ों के बगैर मेरा सर्वाइवल ही नहीं है. तो येस, दैट्स समथिंग कि मैं अपने आप को देखती हूँ कि आई वुड बी ट्रैवलिंग. अभी भी whenever I get an opportunity, नॉर्थ की तरफ जाना हो या once in a year कंट्री से बाहर जाना हो, लेकिन उसके बाद शायद ये इवॉल्व होता हुआ ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि मेरा कोर मुझे लगता है कि नेटवर्किंग है, लाइजनिंग है. हो सकता है मैं किसी ऐसी पोजीशन पे काम कर रही हूँ जहाँ पे इदारे की लाइजनिंग के लिए काम कर रही हूँ. आई डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स मी. या इंशाल्लाह. नूरुलैन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल अवेयरनेस पे काम करता है, लोगों की वेलफेयर के लिए और ऐसा टैलेंट सामने लाने के लिए जो लोगों के लिए काम करता हो. आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा? क्या फीडबैक है हमारे प्रोग्राम के लिए आपकी? It was such a wonderful opportunity for me to talk about myself, about my university, my institution, and also जिन topics पे आज हमने बात की है, ये stigmas हैं, इनके ऊपर कोई बात करता नहीं है इतना खुल के. मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत रेगुलरली पोस्ट करती हूँ, डॉक्टर नूरुलैन के नाम से ही मेरा अकाउंट भी है, और जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, ताकि इन बच्चों को लगे कि हम कनेक्टेड हैं, हम एक ही लेवल पे हैं. अब ये आपकी पॉडकास्ट वन ऑफ दोज एफर्ट्स है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है किसी भी मैसेज को एक बड़े लेवल पे पहुँचाने के लिए. हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा वो बहुत छोटी महफिलों के अंदर रह जाती हैं. तो व्हेन आई गॉट द इनवाइट आपकी तरफ से, तो इट वाज सो प्लेजेंट, आई वाज हैप्पी अबाउट इट कि नाउ वो जो कुछ लोगों के साथ मैं अपनी दिल की बातें करती थी, नाउ आई वुड सिट विद यू एंड आई वुड टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और शायद वो बातें किसी के लिए हेल्पफुल हो जाएं, वो किसी के काम आ जाएं. और दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट्स अमेजिंग. इट्स ग्रेट. And specifically being in a city like this, छोटा शहर, obviously resources की limitations हैं हमारे पास यहाँ पे, different societal हमारे पास restrictions और limitations आ जाती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए जितने बेहतरीन तरीके से आप इस सारे को लेके चल रही हैं, I'm impressed. And the efforts मेड बाय दिस प्लेटफॉर्म, आपकी जो डायरेक्टर साहिबा हैं जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, प्यामे सहर का ये जो प्रोग्राम आपका पॉडकास्ट है जिनका ब्रेन चाइल्ड है, जब ये इनिशिएटिव लिया गया होगा तो इसी तरह से वो बहुत टाइम से ये सारा कुछ सोचती रही होंगी कि आवाज़ दूर तक जानी चाहिए. और आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ होल टीम ऑब्वियसली, क्योंकि कभी भी जो कैमरे के इस तरफ लोग होते हैं उनकी वजह से सारा कुछ नहीं हो पाता, कैमरे की जो दूसरी तरफ लोग होते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो आई अप्रिशिएट, कुडोज टू यू ऑल, क्योंकि ये एक अमेजिंग इनिशिएटिव है. आई एम सो हैप्पी कि आप लोग ये कर रहे हैं. और अभी तक जितने एपिसोड्स और कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, इट्स बिन सो प्रोडक्टिव. वो ऐसा नहीं है कि कोई भी वो सुन के और देख के बोर हो जाएगा या ऐसे लगेगा कि ओ अब तो बस कर देना चाहिए इसको, ऐसे नहीं है. और आई विश
कि आप लोग इसको ग्रो कर सकें। आई विश कि आपके पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स और इतनी ब्रिलियंट सोल्स आएँ जो इतनी पॉजिटिविटी फैलाएं कि आपके प्लेटफॉर्म को भी ग्रो करने का मौका मिले और उसकी रीच इतनी ज़्यादा हो कि जिन लोगों तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसका फ़ायदा हो, ताकि कल को व्हाटएवर एफर्ट वी आर मेकिंग, जहाँ पे जिस मर्जी कैपेसिटी में रहते हुए, वो हमारे हक में हमारे लिए गवाही देने के काबिल हो, वो हमारे लिए एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे हमारे अमाल में, नेकियों में रिफ्लेक्ट हो सके। सो आई होप कि ये वन ऑफ दीज एफर्ट्स होगी। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच नूरुलैन इतनी अच्छी विशेस के लिए, और आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आना हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे कामयाबियों के दर खोले और आप इसी तरह से अपने मिशन की तरफ गामज़न रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। आमीन सब थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे सुनी डॉक्टर नूरुलैन की बातें। हमें यकीन है कि आपने डॉक्टर नूरुलैन से आज बहुत कुछ सीखा होगा, एक जद्दोजहद और कैसे एक इंसान अपने जर्नी में पॉजिटिव रहता है, डिटरमिन्ड रहता है और अपने सफ़र को जारी रखता है। उसमें बहुत से ड्रॉबैक भी आते हैं, बहुत से ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल हों, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ इंसान को गामज़न रहना पड़ता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड से आपने क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी मेज़बान अलमास बाबर एडवोकेट और प्यामी सहर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हक़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।